नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं आई फाइनेंस की टॉप मैनेजमेंट के दो प्रमुख लोग। हमारे साथ हैं आई फाइनेंस के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय शर्मा, और साथ ही कंपनी के सीएफओ भी हमारे साथ हैं, कंपनी के सीएफओ मिस्टर सोवन सत्यप्रकाश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी 12 साल से फाइनेंस के धंधे में है। एनबीएफसी मीडियम लेवल के, अगर टेक्निकल दर्जा देखें इनका, तो एनबीएफसी मीडियम लेवल एमएल, इस दर्जे के साथ ये कंपनी अपना कारोबार कर रही है और लगभग 12 साल का ऑपरेशंस है अभी। सबसे पहले संजय जी, आपसे कंपनी के कामकाज की शुरुआत के बारे में समझना चाहते हैं। आपकी इससे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छी हिस्ट्री रही है। कई सारे प्रतिष्ठित कंपनियों में आपने काम किया है और उसके बाद फिर आपने ये अपनी फाइनेंस कंपनी शुरू की। तो उस समय क्या इरादा था, क्या सोच थी, और अभी तक की यात्रा आपकी कैसी रही? नमस्कार राजीव जी। अ, ये जो आई फाइनेंस में 12 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आई फाइनेंस पहले तो एक ही चीज पे फोकस रखती है कि बिजनेस लोन्स जो है माइक्रो स्केल एंटरप्राइजेस को किस तरह से मुहैया कराया जाए। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से अगर हम एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, 90% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का ये माइक्रो एंटरप्राइजेस ही जनरेट करते हैं। और 7 करोड़ के करीब माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जिनको ना तो बैंक फाइनेंस कर पाते हैं, ना ऑर्गेनाइज एनबीएफसी, क्योंकि इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो दस्तावेज नहीं है जिनके बेसिस पे जाकर लेंडिंग की जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि इनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये जो 7 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जो टियर 2 टियर 3 टाउन में बसे हुए हैं, जो भारत में बसे हुए हैं, इनका किस तरह से उनको फंड किया जाए, यही एक जो है प्रॉब्लम को लेके जो है ये कंपनी स्टार्ट की गई। और मुझे बहुत खुशी है कि जो है 12 सालों में हमने 10 लाख से ज़्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस को फंड किया है। और अभी भी हमारे पास 6 लाख के करीब जो है एक्टिव माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। एंड आपने मुझसे पूछा कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू होती, तो ये सही बात है कि आईआईटी और आईएम से पास आउट करने के बाद में मैंने बैंकिंग में जो है कदम रखा, और बैंकिंग में मैंने एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में पहले काम किया। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक में, जब एचडीएफसी बैंक सेटअप हो रहा था 1996 में, तो मैं सेटअप टीम में था, वेस्टर्न रीजन को हेड करता था। आईसीआईसी बैंक में भी जब लेंडिंग स्टार्ट हुई तो मैं क्रेडिट कार्ड का हेड था। लेकिन इन सब के बाद मुझे लगा कि जो है जब मेरे करियर के आखिरी साल हैं वो कम से कम मुझे कुछ सोशल रेलेवेंट कोई चीज़ करनी चाहिए। और उनमें कई चीज़ें मैंने देखी, और मुझे लगा कि जो है ये माइक्रो एंटरप्राइज वाला जो प्रॉब्लम है या मसला है, इसको अगर हम कुछ टचअप करें तो उससे एक सोशल इम्पैक्ट भी रहेगा, देश की प्रगति में योगदान भी रहेगा, और एक अच्छा स्केल का बिजनेस बन सकता है। और आज जो है जिस स्केल पे हम हैं, 21 स्टेट्स में हैं हम, नॉर्थ में हैं, साउथ में हैं, ईस्ट में हैं, वेस्ट में हैं, और साथ में ही एक अच्छा कस्टमर बेस है, एक अच्छा पोर्टफोलियो है जिसकी क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही है एक रिलेटिव तौर पे। और आई थिंक स्केल भी अच्छा है और प्रॉफिट भी खूब अच्छे निकले हैं। जी बिल्कुल। सोमन जी, आपके आंकड़े जो मैं देख रहा हूँ, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ रही है। इवन अगर आपकी रेवेन्यू देखें तो वो दोगुने से ज़्यादा हो गई, ढाई गुना हो गई लगभग। और अगर आपके प्रॉफिट्स देखें वो लगभग 4 गुना या उससे भी ज़्यादा हैं। तो इतनी तेज़ ग्रोथ क्या अभी हाल के वर्षों में ही देखने को मिली है? क्या उसके पीछे कोई खास ट्रिगर है? ये पहले तो मार्केट माइक्रो एंटरप्राइज स्पेस में 7 करोड़ से ज़्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस है, एंड हमने अभी तक हमारा एक्टिव कस्टमर बेस लगभग 6 लाख के आसपास है। तो बिकॉज टारगेट मार्केट काफ़ी बड़ा है, ग्रोथ इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, ताकि डेलिक्वेंसी या क्रेडिट कॉस्ट का चैलेंज ना रहे। पहले के सालों में कस्टमर बेस छोटा था, ईवीएम का बेस छोटा था, जब ग्रोथ 50% से ज़्यादा पे हो रही थी। अभी हमने उसको कंट्रोल करके लगभग 25% से इस साल लगभग 21% के ग्रोथ पे चल रहे हैं। तो पहले के बेस के हिसाब से ग्रोथ को स्लो डाउन किया गया है मार्केट को देखते हुए, बट बिकॉज मार्केट बड़ा है तो ग्रोथ इतना बड़ा इशू नहीं है।
जी। तो ग्रोथ इश्यू नहीं है, आपको एक तरह से एक्सेलरेटर से ज़्यादा ब्रेक पर पाँव रखने हैं अपने। हाँ जी। जी। संजय जी, यही बात मुझे ध्यान में आता है, काफ़ी साल हो गए, बजाज फाइनेंस के टॉप मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी जब मैं एक चैनल में था, वहाँ पर टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा था। तो मैंने उनसे वही पूछा था कि उसमें उनके एनपीए बहुत कम आए थे एकदम। इंडस्ट्री में उनके एनपीए बहुत कम रहते हैं, और उस समय बैंकिंग जो पीएसयू बैंक्स थे उनके एनपीए बहुत बढ़े चढ़े रहते थे। मैंने उनसे यही पूछा था कि आप पीएसयू बैंकों को कुछ नुस्खा दीजिए, उनको कुछ टिप्स क्यों नहीं देते कि वो अपना एनपीए कम कर पाएँ। लेकिन अभी रिसेंटली आपने ताज़ा-ताज़ा उनके अगर आंकड़े देखे होंगे, एनपीए की समस्या इस बार आई है, उनकी काफ़ी ज़्यादा उन्हें राइट ऑफ करने पड़े हैं। और उसके पीछे जो मैंने समझने की कोशिश की तो वही था कि हाल के वर्षों में उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव ग्रोथ की थी। तो ये एग्रेसिव ग्रोथ जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में कहीं जाकर के चुभने लगते हैं या उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो जैसा आपने अभी बताया कि हाँ, ग्रोथ को कंट्रोल रखना है, साथ में एनपीए को नियंत्रित रखना। अभी आपके एनपीए किन स्तरों पे चल रहे हैं, और आगे आप कैसे उसे कंट्रोल रखने की रणनीति बना रहे हैं, उसके बारे में बताइए? बिल्कुल एक बहुत अहम सवाल है। और देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो है ग्रोथ तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी ग्रोथ जो कंट्रोल में रहे। और इसका खास तौर से हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। अ, अगर हम अपने सेगमेंट को देखें, और हर सेगमेंट का एक एनपीए प्रोफाइल होता है, तो अगर मैं अपने को सिक्योर्ड हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर करूं तो लगेगा कि मेरा तो जो बहुत ज़्यादा डेलिंक्वेंसी है। लेकिन डेलिंक्वेंसी का जो एक पैमाना है या बेंचमार्क है, उसके आसपास उससे वॉलेटाइल बहुत नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए हमारा ग्रॉस एनपीए 3.5% के आसपास, 3.5 से 4 के बीच में हमेशा रहा है। और सिर्फ जो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम आता है, जैसे कोविड के टाइम में ये बढ़ के 5% पे पहुंच गया था, 5.2 के आसपास था। पिछले साल 5.1 के आसपास जो है रहा है ग्रॉस एनपीए, सॉरी 90 डे पार, और ग्रॉस एनपीए 4.7 के आसपास रहा है। तो हम उस रेंज से बहुत बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि पहला तो जो है हमारी पकड़ नेट लेवल पर अपने। क्या रहा है? जी हाँ। नेट एनपीए किन लेवल्स पर रहा है? हमारा नेट एनपीए 1.7% पे था, अभी 1.9 था सितंबर तक, और वापस ये 1.5 के आसपास रहेगा। तो उसको अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि हम अच्छा प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, क्योंकि हमारे बिजनेस में इसकी ज़रूरत है, तो हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो टिपिकली 60% से ऊपर रहता है, और अभी भी 60% से ऊपर ही है। तो इसलिए बिजनेस बिजनेस में कई कई जो बिजनेस है, उनमें प्रोविजन कवरेज रेशियो आपको 20 और 30% और 40 भी दिखेगा। लेकिन हमारे बिजनेस के लिए हमें लगता है कि कंजर्वेटिव होना बेटर है। और एनपीए को बढ़ने ना दे, इसके लिए खास तौर से जैसे ओवर लेंडिंग का जो समस्या सभी पूरे मार्केट में आई है, और आपने बजाज फाइनेंस का नाम लिया और बाकी सारी कंपनियों ने ये प्रॉब्लम देखी है। तो इसमें पहला तो हमने इसको नोटिस काफ़ी जल्दी किया, क्योंकि हमारे आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे कस्टमर्स और किससे लोन ले रहे हैं, क्रेडिट ब्यूरो में चेक किया जाता है। इस वजह से हमने काफ़ी जल्दी इस पर रिस्पॉन्ड किया। क्रेडिट की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए हमने अप्रूवल रेट्स कम किए हुए हैं। अपना जो पहले अप्रूवल रेट ज़्यादा रहा करता था 55%, अब वो 45% हो गया है। और इस वजह से उस प्रॉब्लम से हमने बहुत जल्दी निजात पाया है। और जैसे सोहन बता रहे थे कि ये लास्ट 3 क्वार्टर से हमारा क्रेडिट कॉस्ट कम होती जा रही है। कई कंपनियां जो है अब बात कर रही कि जो है सेटल डाउन हो रही क्रेडिट कॉस्ट। हमारे लिए 3 क्वार्टर निकल गए हैं इसके लिए। तो हमें लगता है कि हमने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और हमारी ग्रॉस एनपीए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया है कंपेयर टू काफ़ी जी, बाकी लोगों के कंपैरिजन में। और बिल्कुल। बिजनेस हमें जो है, अब जो भी हमने बिजनेस 25 में, FY25 में बिल्ड किया है, और अभी FY26 में, उसके सारे अर्ली मार्कर्स खूब अच्छे दिख रहे हैं कि ये अच्छा बिजनेस जी। लेकिन शर्मा जी, यहाँ पे अब तो पीएसयू बैंकों के भी नेट एनपीए 1% से कम पे आ रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि आपका नेट एनपीए जो है वो 1.7 1.9 इस तरह की रेंज में चल रहा है। है। तो क्या अब आप अपने पीएसयू बैंकिंग सर्कल के जो पीएसयू बैंकर्स हैं उनसे चाय पे या कॉफ़ी पे या डिनर पे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो?
देखिए, पीएसयू बैंक से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, और वो इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो मैं तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट से देखता हूँ। लेकिन हाँ, हमारा बिजनेस बहुत अलग है। जैसे मैंने बताया कि ये बिजनेस पीएसयू बैंक्स करते ही नहीं है, और इसीलिए इसको अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहें कि मैं सारे मैं बिजनेस इस सेंस में पूछ रहा था कि क्या क्या आपको लगता है कि आपका नेट एनपीए जो है उसे और भी नीचे लाने की ज़रूरत है, या आपका जो व्यवसाय है, जो आपका सेगमेंट है, उसमें ये नॉर्मल है? हमारे जो बिजनेस सेगमेंट है, इसमें 1.5% के आसपास नेट एनपीए रहेगा। अच्छे सालों में हमने 1.2 1.3 भी देखा है, और बुरे सालों में 1.7 तक भी पहुंच जाता है, लेकिन इसी रेंज में 1.5 से 0.225 ऊपर नीचे, उस रेंज में हमें रखना है। और ये 12 सालों में डिमोनेटाइजेशन आया, कोविड आया, उसके बाद में अब ओवर लेंडिंग आया, तो इस सारे टाइम में हमारा नेट एनपीए इसी रेंज में रहा। जी। तो एमएसएमई सेगमेंट के अंदर आपका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर रहता है? क्योंकि अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेज़ की भी बात करें, तो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में कोई एक दुकानदार हो सकता है, जो छोटी सी दुकान चला रहा है, उसको अपने थोड़े से कुछ इक्विपमेंट्स रखने हैं या वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको, उस तरह की ज़रूरत वाला हो सकता है। इस सेगमेंट में एक कोई ठेला चलाने वाला भी हो सकता है, इस सेगमेंट में कोई एक ई रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है, और कोई छोटे इंडस्ट्री, बहुत छोटे स्केल की इंडस्ट्री है, वो भी हो सकते हैं। इस सेगमेंट के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर, किस सेगमेंट पे रहता है? किसको आप प्रेफर्ड चॉइस मानते हैं अपने क्लाइंट लिस्ट में, अपने कस्टमर लिस्ट में, और किसको अवॉइड करते हैं? जी, देखिए, हमारे लिए हमारा कस्टमर या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से होगा, या फिर वो ट्रेडिंग में होगा, या सर्विस सेक्टर से लिंक होगा, या फिर वो डेयरी बिजनेस चलाता होगा। तो हमारे लिए ये जो ई रिक्शा चला रहा है, या जो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर है टीयर टू टीयर थर्ड में, ये हमारे कस्टमर नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारी सोच ये है कि ये कोई व्यवसाय हो जिसमें एक दो लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता हो, इस तरह के बिजनेस होनी चाहिए। तो पहले तो है कि कई जो बिजनेस हैं जो इंडिविजुअल्स को लैंड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो हम नहीं करते। तो हमारे लिए बहुत क्लियर फोकस है कि एक व्यवसाय या बिजनेस होना चाहिए, और इन इन बिजनेसेस को आधार, इनका जो है उद्यम आधार रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या हम उनको करवाते हैं रजिस्टर। इन सब में जब हम देखते हैं, तो ये इस सेगमेंट में बिजनेस क्योंकि चल रहा है, इसलिए ये कंजम्पशन लोन नहीं है, ये एक्चुअली बिजनेस का लोन है। और बिजनेस का लोन हम 1 लाख 2 लाख रुपए के बीच में जाकर लेंडिंग करते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल पर्याप्त भी है और सही भी है। तो हमारे सेगमेंट जो है यही है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमने शुरू किया था, तो ये सोचा था कि कहीं ना कहीं जो कंपनियां इन्वेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती हैं, उनको हम जो है आगे आगे बढ़ाएं। तो वो अभी भी जो है फोकस वही है। जी। और इसमें ज़्यादा हिस्सा क्या इक्विपमेंट्स के लिए होता है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए होता है, या वर्किंग कैपिटल के लिए होता है? किस तरह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आती है? हम सभी तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इसमें एक छोटा उद्योग हो सकता है कि आगरा में कोई जूते बनाने का उद्योग है, वो 5-6 लोगों कारीगरों के साथ में काम कर रहा है। इसमें ट्रेडिंग में एक ग्रोसरी शॉप भी हो सकती है, किराना की शॉप, कोई कपड़े का व्यापारी भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हो गए। इसमें सर्विस सेक्टर में आप देखें तो रेस्टोरेंट हो सकते हैं, छोटे जो ढाबे चलाते हैं या छोटे रेस्टोरेंट चलाते हैं, छोटे टेलरिंग शॉप्स हैं, या ब्यूटी पार्लर्स हो गए। तो इस तरह के जो है उद्योग हमारे इसमें, और डेयरी है। तो इन सब में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की। मशीनरी, हाँ, कभी कभार जो मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई नई मशीनरी खरीद रहा है, वो भी हम फंड करते हैं। लेकिन इनका सारी तरह की रिक्वायरमेंट बिजनेस की हम फंड करते हैं, और बिजनेस के लिए ही लोन देते जी। शोभन जी, कैपिटल इंटेंसिव कारोबार है आपका, पूंजी ही लेते हैं, जुटाते हैं और पूंजी आगे बढ़ाते हैं, लेंड करते हैं। तो अभी तक आपकी पूंजी का स्रोत किस तरह का रहा है? डेट इक्विटी रेशियो वगैरह क्या है? और आईपीओ के बाद आप जो फंड यूटिलाइजेशन है, जिसमें चूंकि 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आपका आईपीओ है, और उसमें 700 करोड़ रुपए के आसपास की आपकी फ्रेश इक्विटी है,
तो इस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से आप करने वाले हैं? तो डेट टू इक्विटी जो सितंबर 25 को था, वो था 3.02 डेट टू इक्विटी में। पास्ट में हम लोग इक्विटी रेज करने से पहले ऑलमोस्ट 4 तक डेट टू इक्विटी लेके जा चुके हैं। हमारा टारगेट रहता है कि हम 3 से 3.5 के बीच में डेट टू इक्विटी को मेंटेन करते रहें। डेट हम मल्टीपल सोर्स से लेते हैं। बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स हैं, एनबीएफसीज होती हैं, एंड इवन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं इंडिया के बाहर के, वहां से भी डेट रेज होता है। अभी जो हम 710 करोड़ रेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से इस कैपिटल को ऑब्वियसली विथ कि जितना अक्रू करेंगे हम प्रॉफिट, हमें लगता है दोनों को मिला के हम समय 15,000 करोड़ तक एयूएम ग्रोथ लेके जा सकते हैं। अजम्पशन ये है कि 3.5 का डेट टू इक्विटी हम मेंटेन कर पाएंगे 710 करोड़ जो रेज कर रहे हैं, एंड जो अगले 2-3 साल के अक्रूवल है, ये मिला के करंट 6,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। जी, तो शोभन जी, पिछले साल तो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे आए हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिला होगा अपने मार्जिन्स में? हाँ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में हमें डेफिनेटली फायदा मिला है। हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इस साल पहले 6 महीने में 11.2% का था। लास्ट ईयर ये 11.4% के आसपास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इम्प्रूव करती जा रही है, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे हमने जो हमारा मेन लोन है, हाइपोथिकेशन लोन, जो लगभग 80% पोर्टफोलियो है आज के डेट पे, वो हम कम कर रहे हैं और मॉर्गेज लोन को 20% तक लेके आए हैं लास्ट 2 सालों में, जिसके वजह से यील्ड्स कम मॉर्गेज की वजह से। तो ओवरऑल निम लेवल पे हमारा निम कम हुआ है, लेकिन इसके फायदे नेक्स्ट 2 साल में हमें दिखने को मिलेंगे, जहां पे ऑपरेशनल एक्सपेंस कम होगा मॉर्गेज लोन के वजह से, एंड क्रेडिट कॉस्ट में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मॉर्गेज लोन के प्रोफाइल के हिसाब से। जी, संजय जी, जो ओएफएस वाला हिस्सा है 300 करोड़ रुपए का, उसमें कौन लोग एग्जिट कर रहे हैं? उसमें पर्सनली आप एग्जिट कर रहे हैं या आपके साथ कुछ और भी प्रमोटर्स हैं? किनका एग्जिट है इसमें? रजी जी, इसमें मैं अपना पोर्टफोलियो एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा जो एज अ फाउंडर पोर्टफोलियो है वो रहेगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कुछ पब्लिक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, 2 साल में आए। इम्पैक्ट, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इवन A91 एंड वाटरफील्ड, ये सब लास्ट 2-2.5 साल में आए। तो ये तो और अगले 4-5 साल होल्ड करेंगे। जो सबसे पुराने निवेशक हैं एविएशन कैपिटल, उनकी अभी कोई अप्रोच नहीं है कि कुछ सेल करें। इनफैक्ट ओएफएस में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, क्योंकि उनको भरोसा है कि इसमें वैल्यू आएगी। तो जो जिन्होंने एग्जिट किया उसमें से मेज इन्वेस्ट तो पूरा अपना जो एग्जिट करना है, क्योंकि उनके फंड की टाइमलाइन खत्म हो गई है। और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, फैल्कन एज है, एलजीटी है, इन्होंने एक पोर्शन अपना, मेरे ख्याल से करीब 20% अपना जो है पोर्टफोलियो हल्का किया है। अभी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 12 महीनों में बहुत ज़्यादा जो है सेलिंग नहीं आएगी हमारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से, क्योंकि जिनको एग्जिट करना उसमें कर लिया है, बाकी सब होल्ड करेंगे। और मेरा भी कोई इंटेंट नहीं या नियत नहीं है, इरादा नहीं है कि जो है अगले 12 महीने, अगले 24 अपने पोर्टफोलियो को कम करें। जी, ओके। सुमन जी, जब आईपीओ की प्राइसिंग आप तय कर रहे थे 122-129, वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन के लिए किन पॉइंट्स पर आपने फोकस किया कि अगर पेयर कंपैरिजन किया जाए तो उनके मुकाबले आप अपने वैल्यूएशन को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? तो पहला तो है रिटर्न ऑन इक्विटी। हमने FY24 जो एक अच्छा साल रहा है इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल एंड आई फाइनेंस के लिए भी, हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 17% के आसपास था। लास्ट ईयर एक डिफिकल्ट मार्केट था सारे प्लेयर्स के लिए, जहां पे मार्केट में क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा, एनपीएस बढ़े। उसमें भी हमने रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास दिया और रिटर्न ऑन एसेट 4% के ऊपर दिया था टोटल एसेट्स पे। तो ये एक बेंचमार्क सेट हुआ है कि एक अच्छे साल में हमने 17% तक डिलीवर किया है, एंड एक डिफिकल्ट ईयर में भी हमने मिनिमम 12% तक डिलीवर किया है। तो बाकी कंपनीज के हिसाब से ये काफी रिलेटिवली अच्छा पोजीशन है जहां पे हमने शुरू किया था कंपैरिजन। ऑब्वियसली मार्केट फीडबैक आया, इन्वेस्टर फीडबैक आया, एक
डिफिकल्ट फेज से ओवरऑल एनबीएफसी इंडस्ट्री गुजर रही थी, एंड बैंकर्स के रिव्यू के बाद एंड जो भी फीडबैक मिलने के बाद ये फाइनल प्राइसिंग सेट किया गया है। जी। अजय जी, इसमें तो मैं संजय, अगर हाँ जी, ऐड करूँ कि प्राइसिंग बहुत हमें हमारे बैंकर्स ने ये एडवाइस किया कि आप बहुत रीजनेबल प्राइसिंग रखिए, जिससे कि जो नए निवेशक हैं उनको उसमें इंटरेस्ट रहे। हमारे एग्जिस्टिंग जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इसमें बहुत साथ दिया है हमारा, और इसलिए जो एक हमारे हिसाब से कोशिश की गई है कि जो है एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट बनाया जाए। आने वाले साल हमें लगता है कि अच्छे साल रहेंगे। हमने बुरे सालों में भी अपना क्रेडिट कॉस्ट बहुत एक रेंज में रखा है, तो उम्मीद तो यही है कि जो है इससे नए निवेशकों का फायदा हो। जी। तो संजय जी, ऑब्वियसली जो फ्यूचरिस्टिक नंबर्स तो आप शायद नहीं दे पाएंगे इसमें, लेकिन एक विज़न अगर आप अगले 3 से 5 साल का सामने रखना चाहें, किस तरह के विज़न के साथ आप कंपनी को आईपीओ के बाद आगे ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल राजीव जी, आगे के नंबर तो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल विजन था कि हम माइक्रो स्केल के जो उद्योगों की मदद करें और उसमें कुछ पहल करें, तो वो विजन अभी भी बरकरार है। और हमने अभी तक 10 लाख इंटरप्राइजेस को लोन दिए हैं, तो ये नंबर हमारा फोकस इसी पे रहेगा, इसी सेगमेंट पे। तो ना तो हम अपने सेगमेंट से हट के पर्सनल लोन्स करने की सोच रहे हैं या कंज्यूमर लोन्स करने की सोच रहे हैं। तो पहले तो ये सेगमेंट काफ़ी बड़ा है, इसी में जो है हमें और बिजनेस करना है। विजन ये है कि हम इस सेगमेंट में सबसे बड़े प्लेयर तो ऑलरेडी हैं, और उस अपनी लीड को हमें बरकरार रखना है, जिससे एक तो जब नंबर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो जो है अपने आप पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है, और साथ में ही कंट्रोल खूब अच्छा रखना है। तो हमारा जो नज़रिया है कि अगले कुछ सालों में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कम किया जाए, क्रेडिट कॉस्ट को जो है वापस जो है नॉर्मल लेवल्स पे लाया जाए, और इससे जो बेनिफिट निकलता है वो हम कुछ कस्टमर्स को वापस पास करें। अभी भी हम जो है अपने जो रिपीट कस्टमर्स हैं उनको 2% इंटरेस्ट रेट कम देते हैं, इसी उससे कि जो है वो अच्छा करें अपने बिजनेस में। उन्होंने अच्छी तरीके से ईएमआईज अदा किए हैं, तो अ, उसी नज़रिए से हम जो है कोशिश करेंगे कि जो है अपने इंटरेस्ट रेट कुछ और कम करें और वो बेनिफिट जो है कस्टमर को पास करें। जी। संजय जी और सोवन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आईपीओ पर इस चर्चा के लिए समय निकाला। शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद।